नमस्कार दोस्तों, बेस्ट टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। रिट भर्ती 2021 अब जल्द ही संपन्न होने वाली है। अब एक नई तारीख मिलेगी और फिर एक नए मिशन की तरफ ये चैनल अग्रसर हो गया है। अब रोज़ आपको कुछ न कुछ टॉपिक के वीडियो, कोई न कोई टॉपिक के वीडियो है वो इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। तो मित्रों, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है चिंतन थिंकिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं बिना देरी के इस वीडियो को, और ध्यान से इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो सुननी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया होती है। चिंतन एक कैसी प्रक्रिया होती है? मानसिक प्रक्रिया होती है। मानसिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? ये मस्तिष्क से संबंधित होती है। ये न भावात्मक प्रक्रिया है न क्रियात्मक प्रक्रिया है। आपको पूछे तो ये कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया बताना है, जो सभी प्राणियों में होती है, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो। ये सभी प्राणियों के अंदर पाया जाता है चिंतन। किसी भी कार्य को करने से पहले एक विचार बनाना, एक सोच बनाना और सोचने के बाद उस कार्य को अंजाम देना चिंतन कहलाता है। यानी कि जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई भी कार्य, तो सबसे पहले उस कार्य के बारे में हम विचार करते हैं, सोचते हैं और उसके बाद उस कार्य को हम करते हैं। तो जो हमारा सोचना विचारना है वही क्या है? चिंतन कहलाता है, सरल भाषा में हम कहे तो। अब जो चिंतनशील सोच का सर्वप्रथम जो विचार है वो 1910 में जॉन ड्यूवी ने दिया था। ये यूपी टेट के अंदर पूछा गया था एक बार। भाई, जो चिंतनशील सोच का सर्वप्रथम विचार है, भाई चिंतनशील जो सोच है, ये इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? जॉन ड्यूवी ने बताया था। कब बताया था? 1910 में। डेट आपको याद, ये तो सन दे रखी, ये आपको याद नहीं रखनी है, कोई ज़रूरी नहीं है, परंतु आपको ये ज्ञान रखना है कि जो ये चिंतनशील सोच होती है, इसका जो विचार है सर्वप्रथम किसने दिया था? जॉन ड्यूवी ने दिया था। तो अभी तक है वो हमारे 2 प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो आपको याद रखना है कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, और दूसरी चीज आपको याद रखनी है, चिंतनशील जो सोच है इसका सर्वप्रथम विचार 1910 में जॉन ड्यूवी ने दिया था। इसके बाद देखिए, चिंतन मानसिक क्रिया का वह ज्ञानात्मक पक्ष है। नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, क्रियात्मक पक्ष भी नहीं है और भावात्मक पक्ष भी नहीं है। ये क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष है, जिसमें व्यक्ति आंतरिक रूप से प्रतिमा, चिन्हों, विचारों आदि के रूप में वस्तुओं या घटनाओं का मानसिक चित्रण करते हुए समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। यानी कि चिंतन के अंतर्गत कौन कौन से अंग है वो काम में लिए जाते हैं, कौन कौन से जो इसके भाग हैं वो मस्तिष्क में काम में लिए जाते हैं, उनके द्वारा चिंतन किया जाता है। जैसे कि प्रतिमा है, कोई इमेज है, चिन्ह है, विचार है, इन सब घटनाओं का मानसिक चित्रण करते हुए समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। तो ये हम कह सकते हैं चिंतन के भाग होते हैं छोटे छोटे, जिनके द्वारा चिंतन किया जाता है। प्रतिमा है, चिन्ह है, विचार है, ये सब। इसके बाद आपके शुरू होती है चिंतन की परिभाषाएं। तो इम्पोर्टेंट जो परिभाषाएं हैं उनको हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो
अब चिंतन की जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं में जो पहली परिभाषा है वो किसने दी थी? रोस ने। रोस ने क्या कहा था? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये रिट 2016 लेवल फर्स्ट में पूछ लिया गया है, तो अभी से आपको याद रखना है, क्योंकि अधिकतर जो प्रश्न होते हैं वो रिट में रिपीट होते हैं। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये किसने कहा था? रोस ने कहा था। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो कोगन व हेमेन के अनुसार दी गई है। प्रतिमाओं, प्रतीकों, संपर्कों, नियमों के मानसिक जोड़ तोड़ को चिंतन कहा जाता है। तो प्रश्न बनाने वाला परिभाषा में से भी प्रश्न बना सकता है कि चिंतन के लिए कौन कौन सी चीजों का जोड़ तोड़ किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो प्रतिमाओं, प्रतीकों, संपर्कों और जो नियम होते हैं उनका मस्तिष्क के अंदर जोड़ तोड़, मानसिक रूप से उनका जोड़ तोड़ किया जाता है, उससे हम चिंतन कहते हैं। ये परिभाषा कोगन व हेमेन के अनुसार दी गई। ब्रूमो के अनुसार कौन सी परिभाषा दी गई? अब देखते हैं। चिंतन एक मानसिक क्रिया है जिसमें पूर्व अनुभव, यानी कि आपको एक बार पूछा गया था कि तो ये मानसिक क्रिया है चिंतन, इसमें पूर्व अनुभव सम्मिलित होता है या नहीं। तो इसके अंदर आपको बताना है, इसके अंदर पूर्व अनुभव है वो सम्मिलित होता है। पूर्व अनुभव के बिना चिंतन नहीं किया जा सकता। तो पूर्व अनुभव प्रतिमा, प्रतीक, संपर्क, विचारों का प्रतिनिधित्व होता है। ये हमारे भविष्य और वास्तविकताओं की ओर संकेत करते हैं। तो ये शब्द आपको जरूर याद रखने हैं। पूर्व अनुभव है, प्रतिमा है, प्रतीक है, संपत्ति है, विचार है, इनको। नेक्स्ट, वैलेंटाइन की परिभाषा। चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। यानी कि उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध जो विचार होते हैं वो किसी लक्ष्य की ओर बिना रुके प्रवाहित होते रहते हैं, उसे हम चिंतन कहते हैं। तो ये परिभाषा वैलेंटाइन ने दी थी। अब हम आगे देखेंगे चिंतन की विशेषताएं। चिंतन की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, कौन कौन से गुण होते हैं जिसको हम चिंतन कह सकते हैं। सबसे पहले, चिंतन एक मानसिक क्रिया है। इसका संबंध व्यवहार के ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। जो 3 डोमेन बताए गए थे ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर, उसमें से ये किसके साथ संबंध रखता है? ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष से संबंध रखता है। ये स्टेट 12 और हरियाणा टेट 14 के अंदर पूछा गया था। चिंतन में संवेगों का कोई स्थान नहीं है, अर्थात चिंतन का भावात्मक पक्ष से कोई संबंध नहीं होता। अगर आपको पूछे ये किसके साथ संबंध रखता है, तो केवल ज्ञानात्मक पक्ष के साथ संबंध रखता है, इसका भावात्मक पक्ष से कोई संबंध नहीं है। तो संवेग होते हैं वो भावात्मक पक्ष से जुड़े हुए होते हैं, तो संवेगों से अगर इसका संबंध नहीं है तो इसका भावात्मक पक्ष से भी कोई संबंध नहीं हो सकता। चिंतन का प्रारंभ समस्या से होता है। ये भी पूछा जाता है भाई चिंतन कब शुरू होता है? जब मनुष्य के सामने, किसी प्राणी के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके साथ ही चिंतन प्रारंभ हो जाता है। मस्तिष्क में उस समस्या के प्रति उसको सुलझाने के लिए मस्तिष्क में कुछ विचार, कुछ उद्वेलन घटित होने लगते हैं। तो चिंतन का जो प्रारंभ है वो समस्या से ही हो जाता है। ये रिट 2016 सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर पूछा गया था। और ये तब तक चलता रहता है जब तक समाधान नहीं हो जाए, अर्थात चिंतन समस्या समाधान की प्रक्रिया है। चिंतन का प्रारंभ है वो समस्या से होता है और ये
तो समस्या समाधान की प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। विटेकर ने चिंतन को समस्या समाधान व्यवहार कहा है। विटेकर नाम के वैज्ञानिक है। वो विटेकर अलग है जो पंच जगत प्रणाली दी थी विज्ञान के अंदर, और ये अलग है। विटेकर ने चिंतन को समस्या समाधान व्यवहार कहा है। जो चिंतन होता है ये एक प्रकार का बिहेवियर है, व्यवहार है। कैसा व्यवहार है? समस्या समाधान व्यवहार है। चिंतन एक अभिप्रेरित व्यवहार होता है। ये भी आपको याद रखना है। जो चिंतन होता है ये अभिप्रेरित व्यवहार होता है। क्यों? क्योंकि जब चिंतन कब शुरू होता है? जब मनुष्य के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तब शुरू होता है। तो ये अभिप्रेरित होके उत्पन्न होता है। चिंतन नॉर्मल तरीके से उसके मस्तिष्क में उत्पन्न नहीं हुआ था। उसके सामने समस्या थी तो उससे वो अभिप्रेरित होकर इस प्रकार का व्यवहार करने लगा मस्तिष्क में। चिंतन एक लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, यानी कि इसका कुछ न कुछ लक्ष्य होता है, समस्या को सुलझाना। विटेकर चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है या संबंध परक प्रक्रिया भी कह सकते हैं, अर्थात उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध स्थापित करता है। बिल्कुल ये जो बात है ये ठीक है। ये जोड़ने का काम करता है। जो उद्दीपक होता है, उद्दीपक का मतलब जैसे कोई समस्या आई सामने मनुष्य के तो वो तो हुआ उद्दीपक। तो अब उस उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कैसे करेगा? तो ये सबसे पहले मस्तिष्क के अंदर विचार वगैरह करेगा, तो यानी कि चिंतन करेगा, और चिंतन करने के बाद में रेस्पॉन्स देगा यानी कि अनुक्रिया करेगा। तो ये उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित करता है चिंतन। इसके बाद चिंतन एक अव्यक्त प्रक्रिया है, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। अर्थात चिंतन बाह्य रूप से परिलक्षित नहीं होता। जैसे कोई मनुष्य एक चिंतन कर रहा है तो हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये तो मानसिक क्रिया है, मस्तिष्क के अंदर होती है। चिंतन एक आंतरिक प्रक्रिया होती है। चिंतन कभी बाहर नहीं होता, ये मस्तिष्क के अंदर होता है। चिंतन में विलक्षण भी शामिल होता है। हम सूचनाओं को तोड़ते हैं उसके बाद जोड़ते हैं, अर्थात चिंतन में विश्लेषण व संश्लेषण दोनों ही चीजें शामिल होती है। यानी कि जो चिंतन किया जाता है उसमें कुछ चीजों का विश्लेषण करते हैं, यानी कि एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद सिंथेसिस किया जाता है। यानी कि सबसे पहले हम सूचना इकट्ठी करते हैं, उसके बाद उनको तोड़ा जाता है भागों के अंदर, फिर उनको जोड़कर एक निश्चित अर्थ निकाला जाता है, यानी कि संश्लेषण किया जाता है। चिंतन में पूर्व अनुभव व स्मृति शामिल होती है। बिल्कुल पूर्व अनुभव है वो चिंतन में काम में आता है। यानी कि जब समस्या आती है तो आदमी जो अपने पूर्व अनुभव है उनको याद करता है, जो पूर्व स्मृति है उनको याद करता है, उनकी सहायता लेता है चिंतन में। चिंतन में प्रतिमा, संकेत, संपर्चय, डायग्राम, भाषा, प्रतिज्ञप्ति आदि शामिल है। इसके अलावा चिंतन में प्रयास व त्रुटि को भी शामिल किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ये सभी चीजें हैं वो चिंतन करते समय काम में ली जाती है। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रतिमा, संकेत, संपर्चय, डायग्राम, भाषा, प्रतिज्ञप्ति आदि शामिल है, प्रीपोजिशन। इसके अलावा चिंतन में प्रयास व त्रुटि को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि चिंतन करने के बाद में ये जरूरी नहीं है कि वो समस्या समाधान कर डालेगा। उस चिंतन की सहायता से एक प्रयास किया जाता है। अगर सफलता मिलती है तो ठीक, नहीं तो अगर त्रुटि रही है तो त्रुटि को सुधारा जाता है, फिर चिंतन करके समस्या समाधान करने का प्रयास किया जाता है। चिंतन की मूल आधारशिला भाषा को माना गया है। भाषा के बिना चिंतन नहीं हो सकता। जो मूल आधारशिला है वो भाषा होती है चिंतन की। चिंतन के समय बाहरी क्रियात्मक क्रियाएं बंद हो जाती है। केवल जो मनुष्य है वो मानसिक रूप से अंदर सोचता है।
अब हम देखेंगे चिंतन के सिद्धांत। देखो, चिंतन के दो सिद्धांत होते हैं, दो प्रकार के सिद्धांत होते हैं। एक तो होता है केंद्रीय सिद्धांत और एक होता है परिधीय सिद्धांत। परिधीय सिद्धांत को गति का सिद्धांत भी कहा जाता है, दोनों ही मोस्ट है। केंद्रीय सिद्धांत क्या होता है? केंद्रीय सिद्धांत ये बात बताता है हमें कि जो चिंतन है ये मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो चिंतन की पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है हमारे शरीर का, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, उसके द्वारा शुरू होती है। यानी चिंतन की प्रक्रिया का जो आधार होता है वो हमारा मस्तिष्क होता है। यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो केंद्रीय सिद्धांत का आधार होता है। यानी कि जो चिंतन की प्रक्रिया है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा शुरू होती है और इसमें मुख्य भूमिका अदा करता है मस्तिष्क। इसके बाद है परिधीय सिद्धांत। ये सिद्धांत वाटसन ने दिया था। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि चिंतन का जो परिधीय सिद्धांत है ये किसने दिया था, तो चिंतन का परिधीय सिद्धांत वाटसन ने दिया था। वाटसन यह कहता है कि चिंतन मस्तिष्क की वजह से नहीं होता, चिंतन हमारे मांसपेशियों के जो घामक क्रियाएं हैं, पेशीय क्रियाएं हैं, उनकी वजह से चिंतन शुरू होता है। जैसे आंखों व हाथों की गति, शरीर के अंगों की गति, ये भी चिंतन में भूमिका अदा करते हैं, ये कहना है वाटसन का परिधीय सिद्धांत में। तो आपको ध्यान रखना है, जो परिधीय सिद्धांत होता है इसमें मांसपेशियों का योगदान होता है, वाटसन ने ऐसा बताया है। हम देखते हैं अब आगे चिंतन के तत्व, यानी कि चिंतन के अंग पूछे आपको या तत्व पूछे तो आपको चार बताने हैं। एक तो बताना है आपको मानसिक प्रतिमा, क्या बताना है? मानसिक प्रतिमा। एक बताना है आपको तर्कणा, और एक बताना है आपको निर्णयन, और एक बताना है आपको समस्या समाधान। तो ये चार तत्व होते हैं चिंतन के, मानसिक प्रतिमा, तर्कणा, निर्णयन और समस्या समाधान। ये चिंतन के चार तत्व बताए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं चिंतन के प्रकार। जिक्वार्डो व रुक ने 1977 में चिंतन के दो प्रकार बताए थे। जिक्वार्डो रुक नाम के जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने 1977 में चिंतन के दो प्रकार बताए थे। पहला था शौली चिंतन। शौली चिंतन क्या होता है? इसका संबंध कल्पना व सौपन से होता है। जैसे मैं बैठा बैठा सोचता रहता हूँ कि मैं एग्ज़ाम टॉप करूँगा, अखबार वाले मेरा इंटरव्यू लेंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये कल्पना प्रदान, सौपन प्रदान, दीवा सौपन से युक्त होता है। इसमें वास्तविकता का कोई स्थान नहीं होता है। तो ये होता है शौली चिंतन, जिसमें कोरी कल्पना ही की जाती है। घर में बैठा बैठा आदमी सोचता रहता है कुछ भी कि ये करेंगे वो करेंगे, ये होता है शौली चिंतन। इसके बाद में एक जो दूसरा जिक्वार्डो रुक ने प्रकार बताया था, उसका नाम था यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसका संबंध होता है वो समस्या समाधान से होता है। उसमें इसमें कोरी कल्पना ही नहीं की जाती है। ये वास्तविक और व्यवहारिक चिंतन है, यानी कि रियलिटी जो थिंकिंग है यही है यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी जो चिंतन होता है ये तीन प्रकार का होता है। जो पहला प्रकार है इसका वो होता है अभिसारी या निगमनात्मक चिंतन। दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना या एक ही दिशा में सोचना। जैसे 5x5 कितने होते हैं, तो कोई भी बता सकता है 25 होते हैं। या बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष, मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि क्या होती है, तो सूत्र के द्वारा ये काम हो जाता है। तो इस प्रकार का जो चिंतन होता है उसको हम कहते हैं अभिसारी चिंतन या निगमनात्मक चिंतन। दूसरा जो इसके अंदर प्रकार है अपसारी या आगमनात्मक चिंतन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये होना चाहिए बच्चों में, दिए गए तथ्यों में संयम की ओर से नवीन तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकालना या हर दिशा में सोचना। जैसे
बुद्धि लब्धि के आंकिक मान के अलावा बालक की श्रेणी भी बताना तथा बालक के व्यवहार के बारे में भी बताना, भाई बालक किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। तो ये होता है अपसर्य आगमनात्मक चिंतन, थोड़ा हटकर सोचना। तो तीसरा है वो है आलोचनात्मक चिंतन, गुण व दोष के आधार पर विवेचना करना, उस चिंतन को हम कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन। चिंतन के अन्य प्रकार देखे जाएं तो एक होता है प्रत्यक्ष चिंतन, या जिसको हम कहते हैं मूर्त चिंतन। मेरे सामने जो चीज है मैं उसके आधार पर सोच रहा हूँ, ये मूर्त, यानी कि आपके सामने कोई भी वस्तु है और उसको देखकर आप कुछ अपने मस्तिष्क के अंदर विचार कर रहे हो, सोच रहे हो, तो वो प्रत्यक्ष चिंतन हुआ। प्रत्यक्ष चिंतन होता है, इसमें भाषा व नाम का प्रयोग नहीं होता, मन के अंदर विचार किए जाते हैं। ये चिंतन छोटे बच्चों में पाया जाता है, इसमें भाषा व नाम का प्रयोग है वो बिल्कुल नहीं होता, और ये छोटे बच्चों में होता है, बड़े व्यक्तियों में मूर्त चिंतन नहीं होता। अमूर्त चिंतन या प्रत्यात्मक चिंतन, जो वस्तु प्रत्यक्ष में नहीं है उसके बारे में सोचना, जैसे ईश्वर के बारे में सोचना या और किसी चीज के बारे में सोचना जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं हुई है उसके सामने, फिर भी उसके बारे में सोचना, वो होता है अमूर्त या प्रत्यात्मक चिंतन। यह हम अमूर्त चिंतन होता है उसका एक और उदाहरण दे सकते हैं। जैसे संकेतों को देखकर वस्तु के बारे में अनुमान लगा लेना, जैसे किसी गाड़ी के ऊपर प्लस का चिन्ह है तो इसका संबंध है, वो जो गाड़ी है वो या तो हॉस्पिटल से संबंधित है या एम्बुलेंस से संबंधित है। तो ये उस चिन्ह को देखकर इसने बालक ने पता लगा लिया, तो ये होता है अमूर्त चिंतन। तीसरा जो है वो काल्पनिक चिंतन, अन्य प्रकार में इसका संबंध पूर्व अनुभव आधारित भविष्य से होता है, यानी कि इसके अंदर पूर्व अनुभव है वो काम में आता है, और ये काल्पनिक चिंतन होता है। तार्किक चिंतन, ये चिंतन का श्रेष्ठतम प्रकार, जॉन ड्यूई ने इसे विचारात्मक चिंतन कहा है। अगर आपको पूछे कि चिंतन का श्रेष्ठतम प्रकार कौन सा है तो आपको बताना है तार्किक चिंतन। इसके बाद में चिंतन के हम सोपान देखते हैं। समस्या का आकलन करना, सबसे पहले हम समस्या का आकलन करते हैं, फिर समस्या संबंधित तथ्यों का संग्रह करते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं और निष्कर्ष का हम परीक्षण करते हैं। ये 4 चिंतन के सोपान माने गए हैं।